चित्रकार अपनी पेंटिंग के जरिए ही अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। अल्मोड़ा के रहने वाले एक चित्रकार प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जो जल्द ही इटली में प्रदर्शित होगी। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने अपने नाखून से एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जो इटली में प्रदर्शित की जाएगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रोफेसर शेखर चंद्र जोशी ने बताया कि ये पेंटिंग उन्होंने दिसंबर 2022 में बनाई थी। इस पेंटिंग को उन्होंने अपने नाखून से कागज पर उकेरा। इसके बाद जल रंगों से इसमें अंतिम रूप दिया। फैबियानो की प्रसिद्ध कंपनी के पेपर पर इस पेंटिंग को आकार दिया गया। फैबियानो ही हर साल इटली में पेंटिंग की प्रतियोगिता रखती है, जिसमें उनकी पेंटिंग चुनी गई है। शेखर चंद्र जोशी बताते हैं कि उनका सौभाग्य है कि उनकी पेंटिंग का चयन हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के 100 मीटर की परिधि में 800 मीटर लंबा परकोटा बनाया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की 125 झांकियों की मूर्तियां बनाई जानी है। साथ ही 6 मंदिर भी बनेंगे। मूर्तिकार नमूने के तौर पर कुछ मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर लाए हैं, जिन्हें राम सेवकपुरम में रखा गया है। भगवान राम के जीवन पर आधारित वृत्त पर प्रसंग सजाए जाने हैं। लगभग 125 से ज्यादा प्रसंग सजाए जाने हैं, जिसको लेकर 2 यहाँ पर प्रसंग जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं। एक तो ये गुड़गांव से लाया गया है, दूसरा महाराष्ट्र के मूर्तिकार हैं प्रमोद कांबले, उन्होंने बना के भेजा है, वो 3D है। ये देखिए इस तरीके से ये पैक है, जिसमें भगवान के प्रसंग पर आधारित, राम के जीवन पर आधारित प्रसंगों पर ये जो दृश्य है वो दिखाने के लिए बाकायदा यहाँ पर बनाया गया है। ये इस तरीके से है, ये खीर खा करके यहाँ पर भगवान का जो प्रसंग था वो इस जगह पे बनाया जा रहा है और कुछ इसी तरीके के लगभग 125 प्रसंग जो है वो बनाए जाने हैं। सोमवार से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होलाष्टक से होली की धूम शुरू हो चुकी है। इन दिनों दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में फाग की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सहित जैसलमेर की होली के रसिया मंदिर में चल रहे फागोत्सव में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर फाग के दौरान श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आ रहा है। ब्रजभाषा सहित विभिन्न छंदों पर ठाकुर जी के साथ फाग के गीतों की धूम है। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में अष्टमी से शुरू हुई फाग की धूम होली तक जारी रहेगी। इस दौरान फाग के गीतों पर तबले, झांझ के साथ समा बंधा जाता है। बड़ी संख्या में होली के रसिया फागोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। माना जाता है फाग के दौरान खुद लक्ष्मीनाथ जी श्रद्धालुओं के साथ फाग खेलते हैं। श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में अष्टमी से होलिकाष्टक से यहाँ पर गैरियों के साथ श्री लक्ष्मीनाथ जी स्वयं होली खेलने आते हैं और ये कार्यक्रम 8 दिन तक चलता है। जैसलमेर का वातावरण ब्रज की तरह हो जाता है। आज से लक्ष्मीनाथ जी को होली खिलाई जाती है। सभी रसियों द्वारा होली का जो आनंद लिया जाता है लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष, और जब लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष जाते हैं तो ऐसा लगता है खुद साक्षात लक्ष्मीनाथ जी हमारे बीच में है। यूँ तो होली हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन चंपावत जिले में ढोल नगाड़ों की धुन और लय ताल के साथ थिरकते नृत्य के साथ गाई जाने वाली खड़ी होली अपना विशेष स्थान रखती है। गांव-गांव में ढोल, झांझर और पैरों की विशेष कदम ताल के साथ खड़ी होली गायन चलता है। एकादशी को रंगों की शुरुआत के बाद गांव-गांव में ढोल, झांझर और पैरों की विशेष कदम ताल के साथ खड़ी होली गायन चलता है। इस दिन चीर बंधन के साथ शिव स्तुति से होली गायन शुरू किया जाता है। इसमें शिव के मन माही बसे काशी, हरि धरे मुकुट खेले होरी जैसे गीत प्रमुख है। आध्यात्मिक रसों, भक्ति, श्रृंगार आदि से जुड़ी होलियों का गायन छरड़ी तक किया जाता है। इसके अलावा परिवार, समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं, स्त्री पुरुष प्रसंग, हास्य, ठिठोली से भरी होलियां भी गाई जाती हैं। 2018 से निकटवर्ती लगभग 7-8 ग्राम पंचायतों के लोग होलियार जो मुख्य होलियार आते हैं वो आपस में मिल करके एक अच्छी हमने टीम बना रखी है और लगातार होलाष्टक से हम होली गायन शुरू करते थे खड़ी होली का। रंग होली का हो तो उमंग और मस्ती तो होनी ही है। पहाड़ होली के रंग में रंगने लगे हैं। नैनीताल में होली महोत्सव का आगाज बड़ा धमाकेदार रहा। रंगों की मस्ती के बीच महिला होलियारों ने रंग जमाया तो पर्यटक भी इस मस्ती को देख चहक उठे।
महिला होल्यारों की मस्ती और स्कूली बच्चों की झांकियां मन मोह गई। हालांकि इस मस्ती के बीच समाज के सवाल और राज्य के दर्द और रोजगार का सवाल भी महिलाओं ने उठाया, तो जोशीमठ आपदा का दर्द इस मस्ती के बीच सबकी आंखों में आंसू भी दे गया। अपना घर नहीं, अपनी जमीन में सारी दरार आ गई, अब कहाँ जाएंगे बताओ भैया, कहाँ जाएंगे? ये उत्तराखंड में इतना भी ना क्यों हो रहा है? दरअसल होली रंगों के साथ समाज भी सामाजिक कुरीतियों का कुठाराघात करती है। वहीं स्वांग के जरिए महिलाएं समाज के सवालों को भी खुले मंच पर रखती हैं। वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने पर सरकार खास जोर दे रही है ताकि आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान सके। लेकिन ढोल, दमुआ, हारमोनियम, तबला सहित कई यंत्रों को ठीक करने वाली सांस्कृतिक नगरी में अब सिर्फ एकमात्र दुकान बची है जो पिछले 3 पीढ़ियों से ये काम कर रही है। तीज त्योहार सहित कई शुभ कार्यों का वाद्य यंत्रों की खास जरूरत पड़ती है, लेकिन युवा पीढ़ी अब इन वाद्य यंत्रों से मुंह मोड़ रही है। अल्मोड़ा में ही दर्जनों लोग इन यंत्रों को ठीक करने का काम करते थे, लेकिन आज सिर्फ एक अनिल कुमार की दुकान ही इन्हें ठीक करने का काम कर रही है। तो पुश्तैनी काम है, मेरा पुश्तैनी धरोहर समझो इसको है। लोग मेरे को इसी काम के नाम से जानते हैं और हम हर प्रकार का काम कर लेते हैं। मतलब जो हमारे पहाड़ में चलता है, ढोल, दमाऊ, नगाड़े और हारमोनियम, तबला, नाल, ढोलक, स्पेशल ढोल के हम तैयार करते हैं। अनिल के परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां इस काम से जुड़ी है। अब चौथी पीढ़ी भी वाद्य यंत्रों को ठीक करने का काम सीख रही है ताकि हमारी धरोहर बच सके। बिहार के मधेपुरा में आयोजित श्री सिंहेश्वर महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन मशहूर प्लेबैक सिंगर विनोद राठौड़ ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। महोत्सव में इप्टा मधेपुरा और दूसरी संस्थाओं ने भी कई आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मिली जानकारी के मुताबिक शाम ढलते ही मंच अतिथि कलाकारों को सौंप दिया गया। मुंबई से आए प्लेबैक सिंगर विनोद राठौड़ ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हूँ, सजा धजा दूल्हा 7 फेरे लेने के लिए तैयार खड़ा हूँ, लेकिन मौके से उसकी दुल्हन ही गायब। तो सोचिए दूल्हे राजा का हाल क्या होगा। कुछ ऐसा ही ड्रामा देखने को मिला बैतूल में। यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 155 जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया था। इसी में रवि और वर्षा भी शामिल थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट हो गया। शादी के मंडप में रवि और उसके परिजन तो पहुँच चुके थे, लेकिन दुल्हन वर्षा का अता पता नहीं था। इधर बाकी जोड़ों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, रवि की धड़कनें बढ़ने लगी थी और तभी दुल्हनिया की ड्रामेटिक एंट्री होती है। इसके बाद वर्षा के घर वाले दौड़े भागते मंडप तक पहुंचते और फिर दोनों की शादी की रस्में निभाई जाती है। दुल्हन के लेट होने की वजह मालूम की गई तो पता चला कि बस रास्ते में खराब हो गई थी और इसी के चलते लेट हो गए और वहां से फोन भी नहीं लग रहा था। पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन और बीते दिनों चंडीगढ़ में सिख जत्थेबंदियों के साथ हुई झड़प के बाद पंजाब पुलिस ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। अमृतसर और चंडीगढ़ दोनों जगहों पर निहंग जत्थेबंदियों ने पंजाब पुलिस पर हमला किया और दोनों घटनाओं में पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। श्री मुक्तसर साहिब पंजाब का पहला जिला बन गया है जहां पुलिस अब गतका सीख रही है। यहाँ पुलिस सिर्फ गतका ही नहीं सीख रही, बल्कि उसके हमले को रोकते हुए भीड़ को पीछे कैसे खदेड़ना है इसकी भी ट्रेनिंग ले रही है। गौरतलब है कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी बीते दिनों इशारा किया था कि पंजाब पुलिस ऐसे हमलों के लिए खुद को बदलेगी। साफ है, श्री मुक्तसर साहिब से शुरू हुई ये ट्रेनिंग जल्द ही दूसरे जिलों की पुलिस और कमिश्नरेट्स में भी दी जाएगी। आपको बताते चले, गतका और एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट फॉर्म है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को ही माना जाता है, जिन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सिखाने और सैन्य परीक्षण के लिए प्रेरित किया था। अनूठी पहल है, प्लास्टिक पर सर्जिकल वार है। नई पहल है पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली। मकसद बस एक ही है, ताकि प्लास्टिक से दूरी बढ़े। बकायदा बैंक खोला गया है, नाम है बर्तन बैंक।
ताकि शादी ब्याह हो या फिर कोई छोटे मोटे आयोजन प्लास्टिक के बर्तन छोड़ यहाँ से स्टील के बर्तन ले जाए, वो भी बिना किसी शुल्क के, बिल्कुल फ्री। हालांकि बर्तन बैंक से बर्तन लेने के लिए शर्त है। शर्त ये है कि आयोजन पूरा होने के बाद बर्तन धोकर संख्या के मुताबिक वापस किया जाए। इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा, वहीं इससे होने वाले नुकसान में भी गिरावट आएगी। किसी के परिवार में भी कोई भी प्रोग्राम है किसी भी प्रकार का, तो वो यहाँ से आए और गिनकर जिन्हें जितने बर्तनों की आवश्यकता है वो लेके जाएं और वापस उन्हीं बर्तनों को वापस गिन के इस बैंक में जमा करा दें, जिसकी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क ये सेवा रहेगी। और ये पर्यावरण को देखते हुए एक मुहिम मैंने शुरू की है। बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच के शानदार पहल का ग्रामीण भी स्वागत कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर का चकवाली गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। सुजल शक्ति और स्वच्छता अवार्ड के लिए भारत सरकार ने इस गांव का चयन किया है, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। 4 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति में ग्राम चकवाली की प्रधान सविता देवी को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी गांव के अंदर भारत के नक्शे का तालाब बनाकर इस गांव ने सुर्खियां बटोरी थी। धर्म से जुड़ेंगे और राष्ट्र से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो हमने सलाह बनाई कि भाई हम एक ऐसा तालाब बनाएंगे गांव के लोगों ने मिलकर कि जो राष्ट्र का नक्शा से प्रेरित होगा, राष्ट्र के नक्शे को दिखाएगा। क्योंकि आपको पता है कि तालाब ऊपर ही कूड़ा डालते हैं लोग, डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं तालाब। और धर्म और राष्ट्र से जब जुड़ेंगी ये चीजें तो आप संभवतः पूरे भारत में एक परिवर्तन होगा। बात ग्राम चकवाली की करते हैं तो देखने में ये गांव अच्छे कस्बों को भी मात दे रहा है। चारों ओर साफ सफाई नजर आती है, कूड़ेदान बनाए गए हैं, गांव में भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। ताज महोत्सव में लघु भारत नजर आ रहा है। देश भर से आए शिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव में कठपुतली डांस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ताज महोत्सव के मंच पर हर दिन सिलसिलेवार खूबसूरत प्रस्तुतियां होती है। हजारों लोग आकर ताज महोत्सव की यादें सहेज रहे हैं। ताज महोत्सव में हर रंग है, यहाँ एक से बढ़ के एक फर्नीचर है, तो तमाम जो हाथ की कारीगरी वो भी नजर आती ताज महोत्सव में। आप देखेंगे कि किस तरह से दिन हो या रात, यहाँ जो है जो अपनी अपनी कला का लोग प्रदर्शन करते हैं। साथ ही तमाम ऐसे लोग जो जिनका हुनर किसी का फर्नीचर के रूप में सामने आया है, तो तमाम मूर्तियाँ हैं, हर रंग दिखेंगे आपको इस ताज महोत्सव में। और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोविड काल में जरूर रुका था ये, लेकिन उसके बाद ताज महोत्सव लगातार जारी रहा। तमाम लोग दिन में भी आते हैं, रात में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। जहां तक नजर वहां तक बर्फ की सफेद चादर, लेकिन तस्वीरें दिखने में जितनी हसीन लग रही है, यहाँ जिंदगी उतनी ही मुश्किल है। कुछ समय पहले तक यहाँ जिंदगी ठहर गई थी। तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, NHIDCL सभी ने मिलके ये किश्तवाड़ से अनंतनाग का रास्ता सिंथन पास के थ्रू होते हुए खोला है। भारी बर्फबारी के कारण जनवरी में किश्तवाड़ से अनंतनाग तक का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन प्रशासन और NHIDCL ने इसे 1 महीने में ही बहाल कर दिया। पहले ये सड़क 5 महीने बंद रहती थी। सिंथन टॉप जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर डक्सुम और ठाठरी के बीच आता है। ये एक पर्यटक स्थल है और इससे कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों का नजारा लिया जा सकता है। आपको बताते चले कि बर्फबारी के बीच जनजीवन खासा प्रभावित था। इस पहाड़ी इलाके में लोगों की जिंदगी पहाड़ जैसी हो गई थी। दिन में भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। न बिजली का ठिकाना था, ना ही पानी का। लेकिन किश्तवाड़ से अनंतनाग तक का रास्ता खुलने के बाद जीवन पटरी पर लौट आया है। झारखंड की राजधानी रांची में इटकी प्रखंड में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। छत पर सोने का इंतजाम और घरों में लगे ताले हाथियों के आतंक की दास्तान सुन रहे हैं। दरअसल इटकी क्षेत्र में पिछले 1 हफ्ते से हाथियों का आतंक है। दहशत का आलम कुछ ऐसा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरों के घरों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण शाम के 4 बजे के बाद अपना घर छोड़ देते हैं और पक्के मकान की तलाश में निकल जाते हैं। गांव में आधे से ज्यादा घर मिट्टी के बने हैं, इसीलिए जब हाथियों ने गांव में प्रवेश किया तो उन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं रात के अंधेरे में हाथी उनके घर में न घुस जाए। इतनी दहशत से वो पड़ोस के घर में रात को सोने जाते हैं। पड़ोसियों के घर भी जब जगह नहीं बचती तो वो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में ऊपर बसेरा लेने जाते हैं। गांव के परदेसियां उरांव कहती है कि उनके छत पर करीब 20 से 25 लोग हर रोज सोने आते हैं। हाथी के डर से सभी सहमे हुए हैं। क्या आपने काले तेंदुए को देखा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक काला तेंदुआ जंगल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं, पर इसे कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व ने जारी किया है। आमतौर पर तेंदुए भूरे, क्रीमी पीले या हल्के लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर धब्बे फूल की पंखुड़ियों जैसे होते हैं, पर ये बिल्कुल काला दिखता है। इतना काला कि अगर रात के समय ये सामने आ जाए तो शायद आप देख ही ना पाएं। इसके इस रंग की खास वजह है इसके जीन में मेलानिज्म नामक एक उत्परिवर्तन होता है जिससे काले घने बाल उगाते हैं। लगभग 6% आबादी में इस तरह का बदलाव होता है। भारत क्या पूरी दुनिया में इस रंग के तेंदुए काफी दुर्लभ है। दुनिया भर के सैलानियों को इसकी तलाश रहती है। काला तेंदुआ काफी शातिर और खतरनाक माना जाता है, जो दबे पांव आता है और अपना काम करके चला जाता है। काले रंग की वजह से ये आसानी से छिप जाता है और दूसरे जानवरों को दिखाई नहीं देता, जिससे शिकार करना आसान हो जाता है। इसमें रौब दिखाने की आदत होती है। कई बार ये शेर को भी चुनौती दे देता है। एनाकोंडा तक से ये भिड़ जाता है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन पर खास तोहफा मिलने वाला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्टैचू लगाया जाएगा। सचिन के संन्यास के 10 साल बाद उन्हें ये खास सम्मान मिल रहा है। सचिन ने अपने करियर का आखिरी मैच इसी मैदान पर खेला था और यहीं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। सचिन के स्टैचू का अनावरण 23 अप्रैल को उनके 50वें जन्मदिन या इसी साल होने वाले वनडे विश्व कप के दौरान हो सकता है। खास बात यह है कि सचिन का स्टैचू कहां लगाया जाएगा ये खुद सचिन ने ही तय किया है। इसके लिए वो पत्नी अंजलि के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काली भी स्टेडियम में थे। सचिन ने अपने स्टैचू को लेकर कहा कि ये उनके लिए सुखद तोहफा है। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था और वो खुद स्टैचू की बात सुनकर हैरान है। खुशी हो रही है मुझे, जैसे कि मैंने कहा मेरा करियर यहाँ से शुरू हुआ। 1988 में मैं यहाँ पे मेरी पहली रणजी ट्रॉफी मैच खेला और वहाँ से 2013 तक यहीं पे जो भी अच्छे मोमेंट्स और थोड़े नॉट सो गुड मोमेंट्स यहीं पे थे, तो ये एक मेरे लिए बहुत खास जगह है। हजारीबाग में झारखंड के कई जिलों में छात्र मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुद ही खाना भी बनाना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसे छात्रों के लिए सेवा रसोई वरदान साबित हो रही है। शहर के देवांगना चौक पर सेवा रसोई के नाम से संचालित कैंटीन ने उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। इस कैंटीन में छात्रों को कम लागत में न सिर्फ खाना मिल रहा है, बल्कि उनकी पढ़ाई में बाधा बनने वाले समय की भी बचत हो रही है। इस रसोई में छात्रों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। सेवा रसोई से छात्रों में काफी खुशी देखी जा रही है। इसी का परिणाम है कि रोजाना 800 से 900 ज्यादा जरूरतमंद इस कैंटीन में भोजन कर रहे हैं। सरेआम सरेराह शोहदे की पिटाई की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है। यहाँ शोहदों ने राह चलती एक महिला से छेड़खानी कर डाली, जिससे गुस्साई महिला और उसके पति शोहदे को पकड़कर चप्पल से पीट डाला। मारपीट में महिला के पति को चोट आई। वहीं पुलिस ने शोहदे को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। घटना शहर के प्रमुख बस स्टैंड के सामने की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पति के साथ बाजार जा रही महिला ने शोहदों ने छेड़खानी कर डाली, जिसके बाद उन्हें भरे बाजार में अपनी करतूत की कीमत चुकानी पड़ी। झारखंड का गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ का अस्तित्व खतरे में है। गर्मी के मौसम में पारसनाथ के जंगलों में आग लगने की सूचनाएं आती रहती है।
लेकिन अब इस पहाड़ के पत्थर भी सुरक्षित नहीं है। पहाड़ों से पत्थरों का चोरी छिपे उठाव किया जाता है, जिससे अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ पर भूस्खलन के मामले सामने आते हैं। इसी तरह यहाँ पर बन रहे गार्ड वॉल में पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि गार्ड वॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों को पत्थर खदान या तो पत्थर क्रशर प्लांट से लाना था, लेकिन ठेकेदार ने पहाड़ के ही पत्थर को इस्तेमाल किया, जिसका पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध किया। वहीं विभागीय अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बताया जाता है कि पारसनाथ पर्वत वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में आता है। पारसनाथ पर्वत के संरक्षण के लिए रेंज अफसर से लेकर वनरक्षी को भी नियुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी पत्थर उठाव बदस्तूर जारी है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कह रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। स्कूल की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वहीं क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड टूटे फूटे हालत में हैं। क्लासरूम में रोशनी के लिए बल्ब तक नहीं है। तस्वीरें बिहार के बक्सर के मध्य विद्यालय बनारपुर की है। बदहाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने से भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है। समय पर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक काम के लगाए जाने के बाद शिक्षक छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बड़े लोग तो अपने काम को सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर इस कमी की भरपाई कर लेते हैं, लेकिन वैसे लोगों का क्या जो महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस का बोझ नहीं उठा सकते।